मैं दुबे जी सीधा सीधा आपके पास आना चाहूंगा। औरंगजेब, महमूद गजनवी, फिर नेजा मेला, इन सब के पक्ष में खड़े क्यों होते हैं आप? क्या ये आपके रोल मॉडल हैं? आपकी पार्टी के रोल मॉडल हैं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, पार्टी का रोल मॉडल नहीं पंकज जी। सबसे पहली बात, हमारे आदर्शों में डॉक्टर कलाम साहब हैं, लोहिया जी हैं, जेपी जी हैं, ये लोग हमारे आदर्श हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति कब तक करेगी? आए दिन जब कहीं कुछ नहीं होता, जब सोना ये लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है या 1 लाख के समथिंग आ जाता है, उसको छिपाने के लिए, उस वो जो चीजें महंगाई बढ़ रही है उसको छिपाने के लिए, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको छिपाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही हथियार रहता है, वो है हिंदू मुस्लिम कार्ड। देखिए, जनता बेर बेर इनके झांसे में नहीं आएगी। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो निश्चित जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। आप देखिए 80 और 20 क्या है? ये क्या मूर्ख हो गए हैं क्या? इनको अकल नहीं है, इनके पास बिल्कुल दिमाग रहा ही नहीं लगता है। 80 आप बताते हो, 80 में और पार्टियां क्या कर रही हैं? सबके पास सभी जात और धर्म के लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मेरे पास सभी और जात धर्म के लोग हैं और दूसरे के पास नहीं है। सभी के पास किसी की परसेंटेज कहीं ज्यादा है, किसी की परसेंटेज कहीं ज्यादा है। लेकिन ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये बात नहीं करेंगे किसानों की, ये बात नहीं करेंगे गरीबों की, लेकिन ये बात करेंगे औरंगजेब की। नहीं अरे दुबे साहब, आपको आप 10 बहुत साल हो गए। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे समझना चाहूंगा, जवाब चाहूंगा उससे। अगर बीजेपी बोलती है तो आप भी उनका साथ दीजिए ना, अगर आपका भरोसा औरंगजेब में नहीं है तो। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक छावा मूवी बनी, उसके समर्थन में आपके नेता आ गए, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी साहब, और उन्होंने औरंगजेब को महान बता दिया। औरंगजेब जब महान नहीं था तो आप कह देते औरंगजेब महान नहीं है, उस पीरियड में मत जाइए, मौजूदा जो समस्याएं हैं उसकी बात करिए। सवाल यह उठता है, अगर बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है तो आप उसमें ट्रैप क्यों होते हैं? आप फिर उसको महान क्यों बनाने लगते हैं? आप भी तो ट्रैप होते हैं, क्योंकि आपकी भी राजनीति सदती है। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो आप ट्रैप नहीं होते, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। आप ये बताने में लग जाते हैं कि नहीं, ये समाज मेरा है, इसके लिए जितना आगे बढ़ करके बोला जाए हम बोलेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, आप ये चीज बताइए कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या पार्टी के कोई बड़े नेता ने, माननीय प्रोफेसर साहब हो या सुपाल सिंह जी हो, कहीं ऐसा बोला है कि वो आदर्श है हमारी पार्टी का? औरंगजेब को कभी का आदर्श नहीं होगा, वो आक्रांता था और रहेगा। लेकिन किसी को अगर वो ऐसा लगता है कि उनकी उसने जो अच्छे काम किए उनकी वाहवाही करना है तो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं महात्मा गांधी को इतना बड़ा हीरो नहीं मानता हूं, तो नहीं मानता हूं, ठीक है। मैं वो चीज अलग है कि मैं व्यक्तिगत नहीं मानता हूं, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं। किसी भी देश में राष्ट्रपिता कोई होता ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में आरटीआई जब की जाती है तो राष्ट्रपिता नहीं बताया जाता है। केंद्र की सरकार राष्ट्रपिता नहीं बोलती है कि हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रपिता है नहीं, लेकिन फिर भी चल रहा है ना। तो ऐसे ये सब है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको संविधान ने अधिकार दिया उसको कहने की। हाँ, अगर वो इस बात को कहते कि वो औरंगजेब उनका आदर्श है, तब बात आप मैं समझ सकता था। लेकिन उन्होंने उन इतिहासकारों की लिखी हुई किताबों का जिक्र किया था, उनकी वो बातें कही थी। तो अगर वो बात कही है, इसमें इतना बवंडर कर दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ऐसे ही मुद्दों को छूना चाहते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं,
और आपने भी देखा होगा आपकी पत्रकारिता की जिंदगी में कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज में माहिर है, ध्रुवीकरण करने में माहिर है। ठीक है, आज उनका जमाना है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली में जितने मुगलों के नाम की हैं उनने 10 साल में उन एरियो का नाम क्यों नहीं बदल दिया। आपको इतनी नफरत है तो ताजमहल को क्यों नहीं गिरवा दिया। आपको इतनी नफरत है तो आगरा का किला, दिल्ली का किला क्यों नहीं गिरवा देते हैं। अरे भाई, आपको नफरत है, बड़ी करिए नफरत, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना, ये नफरत खत्म होगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जब तक वोट की राजनीति करना है तब तक इस तरीके के मुद्दे उठाएंगे और जनता को भ्रमित करेंगे। लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ पंकज जी बता रहा हूं कि ये अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में भी पटकनी मिली है, ठीक है, सरकार बना ली, लेकिन पूर्ण बहुमत की तो नहीं आई। लेकिन 27 में उत्तर प्रदेश में फिर वो काम होने वाला है जो 2012 में हुआ। नहीं, वो काम होने वाला। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा जवाब देते हुए। मुगलों से नफरत नहीं है, कुछ शासकों से नफरत है। उसमें नादिर शाह, तैमूर लंग, महमूद गजनवी, औरंगजेब, इस तरह के शासकों से नफरत है जिनके सारे काम इस तरीके से थे कि ये अन्य धर्मों के लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे और गाजी की उपाधि पा करके ये अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस करते थे। जिस बख्तियार खिलजी ने अगर नालंदा विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉय किया हो, आपको नहीं लगता कि बख्तियारपुर शहर का नाम बदल दिया जाना चाहिए? आपको नहीं लगता ये बात? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। औरंगजेब को अगर कोई महान बता रहा हो तो आप कहिए कि नहीं, अकबर महान है, इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन औरंगजेब कैसे महान था, ये समझने वाली बात है। सवाल ये है कि आप भी महान बता करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तो सच है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स सालों से इस देश पर हावी है। कुछ साल से इसके विरोध में भी राजनीतिक गोलबंदी जबरदस्त तरीके से हुई है, लेकिन सालों से अपीजमेंट पॉलिटिक्स हावी रही है और सेकुलरिज्म के नाम पर लोग अपीजमेंट करते रहे। पंकज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस मैटर में, हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुओं की बात छोड़िए, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श औरंगजेब नहीं है। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ, देखिए दुनिया में ये 5 उंगली हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं है, कोई कुछ करता है, लेकिन मेजोरिटी किसके साथ है। आप उस चीज को अगर गंभीरता से देखेंगे तो यही पाएंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श हमारे अशफाक उल्ला खां है, हमारे रश खान है, हमारे रहीम होंगे, हमारे अब्दुल कलाम जी होंगे। हमारा जो है वो हमारा है, निश्चित तौर पर आक्रांता हमारा न था और न कभी होगा। चलिए, आक्रांता इनका नहीं था। प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जुड़ी हैं। अपर्णा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या लोकसभा चुनाव में मुंह की खाए, एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे रिजल्ट रहा, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा दिखाई पड़ता है जिसके दम पर आपको लगता है जीत सुनिश्चित है, और वो है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण? 80 बनाम 20 का मतलब क्या है? कोई सरकार किसी एक कौम को एलिनेट करके चल सकती है क्या? वो सफल हो सकती है क्या? और कितने लंबे समय तक सफल हो सकती है? पंकज जी, मुझे 80 बनाम 20 पर यही कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के विपक्षी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया हुआ एक नरेटिव है कि अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो उसका मतलब सिर्फ यही था कि 20% जो भी इनके आपस के कार्यकर्ता और जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के मिलेंगे जो वोट, और 80% रहेंगे बीजेपी के खेमे में। इन्होंने उसको हिंदू और मुस्लिम में करार दे दिया, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि किस प्रकार से ये इन लोगों ने विरोध ज्यादा उग्र कर दिया है हिंदू और मुस्लिम को लेकर। वक्फ बिल की बात आई, वक्फ बोर्ड के बिल की बात आई। कल दिल्ली में उस दिन सभी पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए, उस दिन ओवैसी समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी के लोग, तो आप वहां देखेंगे भीड़ इस तरीके से बुलाई गई थी कि लोगों को यही नहीं पता था कि आखिरकार हम विरोध किसका कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, विजुअल्स ऐसे सामने आए मेरे, जहां पर लोगों की भीड़ तो इकट्ठा कर ली है कि हमें विरोध करना है बीजेपी का, लेकिन करना किसका है ये उस भीड़ को पता ही नहीं था। तो दरअसल ये एक नरेटिव चला रहे हैं कि हमें
वक्फ बिल पर ऐसे करके बोलना है, लेकिन जनता तक ये सच नहीं पहुंचने देना है कि कुछ जमींदार बैठ गए हैं उस जमीन को कब्जा करके, जो लगातार निरंतर पैसे वाले होते जा रहे हैं, जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। वक्फ बोर्ड उसमें ताकत देने का हिस्सा था। ये नहीं बताएंगे कि वो जमीन जो मदरसों में, स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में अगर काम आ जाए, टैक्स देने में काम आ जाए, 10% हिस्सा टैक्स होना चाहिए, वो भी देने में काम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं, मस्जिदें खत्म कर देंगे हमारे, मकबरे खत्म कर देंगे हमारी, मज़ारे खत्म कर देंगे हमारी। अरे जो गरीब मुसलमान है, क्या उस तक ये जमीनों का फायदा पहुंच रहा है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक उनका माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि सभी में बराबर और हिस्सेदारी हो जाए। अगर आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति है, जो रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी पूरे देश में संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है, तो बताइए इसका फायदा क्यों नहीं उन गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए? जो उसके अधिकारी हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको आपने बरगलाने का काम कर दिया और वहां पर भीड़ इकट्ठी करके आप लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुस्लिमों को नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जरा पंकज जी मुझे एक बात बताएं कि ऐसी कौन सी योजना है भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिमों को नहीं चाहती है? कौन सी ऐसी योजना में लिख दिया है, या कौन सा ऐसा नेता बोल रहा है कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, या फिर हम मुसलमानों को ये योजना का फायदा नहीं देना चाहते हैं, या हम उनसे नफरत करते हैं? बिना बात की फालतू छाती पीटना और ये बरगलाना, ये सब लगातार नैरेटिव के द्वारा किया जा रहा प्रोपोगेंडा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिमों का वोट तो मिले। दरअसल समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस चाहता तो ये अगर उनकी बुद्धि का विकास होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का विकास चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। अब बताइए जरा मुझे कि आपको क्या जरूरत थी? आप इसको प्रोपेगेंडा बता रही हैं अपर्णा दीक्षित जी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।